Hello, students of 12th class of science stream. Today in this lecture, now we will discuss your topic, which is very useful and in case of Gauss's theorem. ओके, तो इस चैप्टर में हम जो है गॉसिस थ्योरम की जो सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है उसे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा, जैसे आपका एरिया वेक्टर था और सॉलिड एंगल था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी में जो आपका गॉसिस लॉ से जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, यदि आप बात करें एनसीईआरटी में, तो फर्स्ट यूनिट में ही आपका ये स्टार्ट हो जाता है। उसमें बीच में आपको डेफिनेशन दी गई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को काफ़ी डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो थोड़ा सा मैं वहाँ से रिलेट करते हुए आपको पढ़ाऊँगा और बताऊँगा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके से मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, एक एनसीईआरटी बेस्ड होगी, एक मेरा अपना कंसेप्ट होगा, ठीक है ना। तो आज हम इसी डेफिनेशन पर काम करेंगे, व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो कुछ डाउट्स भी आपके इससे क्लियर होंगे। कुछ बच्चे जो है जो लेक्चर्स देख रहे हैं रेगुलर, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि कमेंट में बता रहे हैं कि गॉसिस लॉ कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। ये भी डाउट आपका जल्दी क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम लेक्चर लेंगे वो गॉसिस थ्योरम से रिलेटेड होगा। और जब मैं गॉसिस थ्योरम आपको बताऊंगा तो वहाँ पर उसकी एप्लीकेशन से भी कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाएंगे कि गॉसिस लॉ या गॉसिस थ्योरम कहाँ पर यूजफुल है अप्लाई करना और कहाँ पर नहीं, ठीक है नहीं। तो देखिए, जो भी आपको अभी तक पढ़ाया जा रहा है उसे डीपली स्टडी करिए। यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ओके। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने से पहले हम अपने थोड़ा सा जो हमने पहले पढ़ाया था उसे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और तब इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यदि बात की जाए तो जब हम कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे थे तो वहाँ पर हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कि उसमें हमने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं कि जो किसी चार्ज का इफेक्ट है उसके फील्ड में, उस फील्ड को हम कुछ लाइन से शो कर सकते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए, एक्चुअल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है। जो इंट्रैक्शन होता है, कूलॉम इंट्रैक्शन होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है, वो अनदर प्रोसेस के थ्रू होता है, एक्सचेंज पार्टिकल्स के थ्रू। और जो एक्सचेंज पार्टिकल यहाँ पर होता है, वन चार्ज पार्टिकल टू अनदर चार्ज पार्टिकल, वो होता है आपका फोटोन। और फोटोन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जब आप मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर कुछ इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, ये आपका कोई फिजिकल कंसेप्ट नहीं है। तो उसी को हम लेकर चलते हैं। जैसे कि हमने दिखाया कि हम फील्ड लाइंस को फील्ड लाइंस के द्वारा शो करते हैं। कैसे देखे जरा यहाँ पर, तो कुछ इस टाइप से आप फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, शो कर सकते हैं। और फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बेस पर ही हम ये बताते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस टाइप का है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। ये सब कुछ वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कैसे रिलेट करेंगे। देखिए, हम पहले इसे रिप्लेस करेंगे वाटर के फ्लो से। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप किसी चार्ज पार्टिकल से, चार्ज सिस्टम से निकलती है तो ऐसे लगता है जैसे उसमें से कुछ बाहर की ओर फ्लो कर रहा हो। तो ये जो फ्लो कर रहा है इसकी अमाउंट कितनी है ये जानने की हम यहाँ पर कोशिश करना चाहते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेकर चलेंगे वाटर फ्लो। देखिए, वाटर फ्लो और इसमें कोई रिलेशन नहीं है, बट वहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये कोई वाटर फ्लो है, जैसा आपने बर्नौलीज़ थ्योरम में पढ़ा होगा, और इस वाटर फ्लो की कुछ ना कुछ स्पीड भी रही होगी। तो सपोज कर लीजिए इसकी स्पीड कितनी है, v है, वेलोसिटी v, क्लियर है ना। ये वेलोसिटी v है, और यहाँ पर आपने एक सरफेस क्या कर ली, चूज़ कर ली, जिस सरफेस से आपको पासिंग फ्लूइड की अमाउंट को आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं, और इस स्पीड से हम ये निकाल सकते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मूवमेंट के लिए बात करूँगा, फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म के लिए
तो यूनिफॉर्म वाटर फ्लो हमने इस तरीके से लिया, तो ये इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, सपोज कर लीजिए v है, और यहाँ पर आप देखिए क्या है, सरफेस है। क्लियर है ना। अब इस सरफेस का हम एरिया कंसीडर कर लेते हैं कि इसका एरिया कितना है, a है। क्लियर है ना। तो अब आप बताइए ये वाटर इसमें से पास होगा तो कितनी अमाउंट इस वाटर से पास हो रही है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम बात करेंगे पर सेकंड। देखिए 1 सेकंड में यदि बात की जाए, 1 सेकंड में जो वाटर द्वारा जो कवर्ड डिस्टेंस होगी वो आपका हो जाएगा v। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, v। तो देखिए सपोज कर लीजिए कि एक डिस्टेंस में जो इसने डिस्टेंस कवर की 1 सेकंड में, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, तो एक टाइप से क्यूब सा बन जाएगा, तो एक वॉल्यूम कवर करेगा। और उस वॉल्यूम कितना होगा, ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, v इंटू a, दैट मीन्स वेलोसिटी इंटू एरिया। तो वेलोसिटी a इंटू एरिया से आप इसे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मीन्स द अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द एनी सरफेस पर यूनिट टाइम। तो यानी कि पर सेकंड कितना लिक्विड यहाँ इस सरफेस से पास होगा, ये इस बारे में जानकारी आपको ये अमाउंट देगी। बट यदि ये सरफेस आप या ये कह दीजिए कि ये सरफेस की जगह ये मान लीजिए प्लेन सरफेस ना होकर ये सरफेस आपकी थोड़ा सा कर्व टाइप सरफेस हो, और ये वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म या नॉर्मली इंसिडेंट ना होकर थोड़ा सा आपका क्या कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा एंगल पर यदि इंसिडेंट हो, पास हो, तब उस कंडीशन में क्या सिचुएशन सेम रहेगी। तो इसका भी हम यहाँ पर आंसर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए तो जनरली जो वाटर फ्लो होगा वो आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है ना। तो नॉर्मली होगा, तो यदि वाटर आपका इस तरीके से मूव करता है तो आपको इस वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना होगा। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं दूसरे एग्जांपल से आपको बताऊंगा, अभी रुके रहिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा v cos थीटा, तो यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, v a cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा। तो यदि आपका वाटर नॉर्मली या परपेंडिकुलरली पास नहीं हो रहा है वर्टिकली, तो उस कंडीशन में आपको उसे रिजॉल्व करना होगा कंपोनेंट में, और उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला होगा जो एज ए से लिखा जा सकता है, वेक्टर v डॉट वेक्टर a, क्योंकि इस केस में हम जो सरफेस है, एरिया है, उसे एज ए वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था। तो ये जो आपका हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड हो गया। सिमिलर एज यदि आप इस वेलोसिटी लाइन को रिप्लेस कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो यहाँ से आपको मिलेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, पर सेकंड। या पर सेकंड तो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है ना। तो ये जो आपका फॉर्मूला होगा, यहाँ से आपको वेलोसिटी को रिप्लेस करना होगा ई से, इससे रिप्लेस करना होगा ई से। देखिए एग्जैक्ट नहीं है बट रिलेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं इन आर्बिट्रेरी या इमेजिनरी लाइंस की बात करते हैं, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया से आपके पास हो रही है वो बात करते हैं। अब आप देखिए कैसे रिलेट करेंगे हम इसको, किससे रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। डेफिनेशन ये भी बनाई जा सकती है, अनदर डेफिनेशन पर बात करेंगे कि हम इस लिक्विड फ्लो को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे रिलेट करेंगे। आप देखिए एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कि एक मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है ना, और ये आपकी फील्ड लाइंस इस तरीके से जो मैं हाथ ले रहा हूँ, फिंगर से मेरी फील्ड लाइंस को शो कर, पैरेलल नहीं है बट पैरेलल होंगी, मेरे पास हैंड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए आपको नहीं लग रहा, बट आप मान कर चलिए कि पैरेलल है। सपोज कर लीजिए कि इसकी इस सरफेस से इस वक्त इस सरफेस से जो है मान लीजिए 5 लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ 5 लाइंस आपकी क्या हुई, पास हुई नॉर्मल। अब आप एक बात बताइए, यदि मैं इस सरफेस एरिया को थोड़ा सा एंगल पर ऐसे इंसिडेंट कर दूँ तो क्या ये लाइंस 5 की 5 पास होगी? यस, इस डायरेक्शन में ये लाइंस 5 की 5 पास होगी, बट सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में ये 10 लाइंस है,
ठीक है ना। तो ये लाइन यहाँ पर होगी, तो जब आप इसे थोड़े से एंगल पर रिलेट करो, इंक्लाइन करोगे, इसे रोटेट करोगे, तो ये लाइन यहाँ से पास होगी, यानी कि सरफेस से पास नहीं होगी। तो कुछ लाइन्स ऊपर से कम हो जाएगी, कुछ लाइन नीचे से कम हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसे किसी एंगल पर रोटेट कर देते हैं सरफेस को, तो पहले की तुलना में अब फील्ड लाइन्स कम पास होगी। क्या होगी? कम फील्ड लाइन्स क्या होगी? पास होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फील्ड लाइन्स है वो मैक्सिमम कब है? जब ये क्या है, ये फील्ड लाइन्स इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। जो सरफेस आप किसी एंगल पर टर्न होती है, तो कर्ल होती है, तो उसमें क्या होगा, उस कंडीशन में फील्ड लाइन्स आपकी कम होगी, यानी कि जो फील्ड लाइन्स की नंबरिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड लाइन्स के इंसिडेंट और इसकी जो सरफेस है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, तो उस पर ये क्या करता है, फील्ड लाइन्स की नंबर डिपेंड करती है। इसलिए हम यहाँ पर सरफेस एरिया ना लेकर हम एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको शुरू में बताया गया था। ठीक है ना। अब यदि हम यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम की बात की जा रही है इस कंडीशन में, तो आप देखिए यदि हम एरिया वेक्टर की बात करें तो इस पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में नॉर्मल इधर की ओर होगा और फील्ड लाइन्स आपकी इस डायरेक्शन में इधर की ओर होगी। तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा, पैरेलल लाइन्स होंगी ना, तो एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। और उस कंडीशन में जो कोस की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, कोस का कंपोनेंट लेना होगा। इसलिए हम यहाँ पर ये कोस का फैक्टर इसमें लेते हैं। अब आप दूसरी चीज़ देखिए, वहाँ पर हम बात कर रहे थे अमाउंट की, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो प्रोडक्ट है, ये यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओवरऑल एरिया, ये फील्ड लाइन, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। बट एक्चुअल में आपको बताया गया था कि एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो फील्ड लाइन्स की काउंटिंग नहीं की जा सकती है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं कि मीजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो एक तरीके से ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये किस चीज़ की बात के मेजरमेंट के बारे में बताती है, मेजर को बताती है कि कितना फील्ड लाइन्स यहाँ से पास हुआ। ठीक है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, फिजिकल मीनिंग इसका कोई भी नहीं है, यूजफुल है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए। अभी देखते हैं, पहले सिचुएशन को सिंपली डिफाइन करूँगा और उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हुए जो आपकी कर्व्ड सरफेसेस है उनके लिए भी हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे, और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपका सभी टॉपिक्स जो कोशिश थ्योरम के हैं होंगे। ठीक है ना। तो चलिए, आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि जो आपका द नेट अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया इन पर यूनिट टाइम is defined as V dot A. Okay, and corresponding to this we can relate the electrostatic flow by this term E dot A in case of plane surface. ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं, इसे थोड़ा सा एडवांस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में। तो हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है ना। ये माइंड में अपने रख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। क्लियर है ना। तो चलिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a measure of the number of electric field lines passing through any surface. It is denoted by phi E. Okay, E for electrostatic और इलेक्ट्रिक फील्ड।
लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं वैसे ही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहाँ पर फिर हम phi b या phi m से नोट करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो phi e ले लीजिए, अदरवाइज इस चैप्टर में आप phi भी कंसिडर कर सकते हैं। बट जब मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाएगी तो वहाँ पर हमें मेंशन करना होगा कि हम phi इलेक्ट्रिक के लिए ले रहे हैं या phi मैग्नेटिक के लिए। तो चलिए अब मैं एक सरफेस कंसिडर करता हूँ और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये डिपेंड करेगा। वैसे तो आपको मैंने रिलेट कर दिया, इस डेफिनेशन से आपको कैसे पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी फॉर्मूले के सेम होगा। phi इक्वल्स टू एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, ये आपकी कोई प्लेन सरफेस है, थोड़ा सा जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपकी क्या हुई, एक प्लेन सरफेस हुई, क्लियर है ना। और ये यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो गई, पास हो गई। हम इधर से देख रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो ये आपके एक सरफेस है जिसका एरिया आपका कितना है, ए, कितना है एरिया ए। ये आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सभी एरोज की लेंथ आपको इक्वल रखनी है और पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस रखनी है। आपका जो प्लेन है वो इसके फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कैसे फाई आपका इस फॉर्मूले से रिलेट किया जाएगा। सेकंड मेथड, एक आपका वेलोसिटी से रिलेट करके बताया, दूसरा देखते हैं। तो आप बताइए कि जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो किया जाता है, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा है तो किसी गिवन सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। सिंपल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ ना। अब दूसरा पॉइंट, जो आपने सरफेस ली है वो सरफेस जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के साथ साथ उस सरफेस के एरिया पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है ना। अच्छा जी, अब आप ये तो हो गए दो पॉइंट्स आपके ई और इनटू में आपका हो गया ए। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सपोज कर लीजिए आपके पास ये सरफेस है और जब ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी मैक्सिमम पास होती है। लेकिन जैसे ही आप इसे एंगल से रोटेट कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब इस कंडीशन में मैक्सिमम और इस कंडीशन में आपकी क्या है, जीरो। अब इन दोनों सिचुएशंस को देखिए। इस सिचुएशन में जो आपका एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट मींस 90 डिग्री एंगल हो गया। और इस कंडीशन में फ्लक्स क्या है आपका, फील्ड लाइंस की नंबर कितनी है, जीरो है। तो 90 डिग्री पर जीरो कौन सा फैक्टर देता है, वो देता है कोस। और जब ऐसे होगा तो फील्ड लाइंस आपकी ऐसे हुई और एरिया वेक्टर आपका ऐसे हुआ, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो जीरो होगा। और जीरो पर फील्ड लाइंस मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम कौन देता है, जीरो पर कोस। तो दैट मीन्स ये जो डिपेंडेंसी है कोस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपका एक फैक्टर कोस थीटा भी आना चाहिए। बट इस केस में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका नॉर्मली क्या हो रहा है, इंसिडेंस हो रहा है। ठीक है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए आपको कोस थीटा के फैक्टर की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी तो आप इसी फॉर्मूले को यूज कीजिए। देखिए दो तरीके से रिलेट किया ना मैंने। पहला किससे किया, वेलोसिटी से, v इंटू ए आपका वहाँ से आया वेक्टर ए डॉट लगाकर v डॉट ए, और v को रिप्लेस किया ए से तो e वेक्टर e डॉट ए। अब हम बात करते हैं इन किसी एंगल पर जब इंसिडेंट होगा, if the electric field lines uniform
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट perpendicular to the surface plane सरफेस। तो उस कंडीशन में क्या होगा जरा देखिएगा। हम कंसीडर करते हैं कि ये आपकी कोई सरफेस है, सपोज कोई सरफेस ले लीजिए जिसका एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए। क्लियर है ना। और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ए से आपकी यहाँ से पास हो रही है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई जो यहाँ से पास हो रही है। चलिए तो कुछ ऐसे हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई और ये एरिया वेक्टर हो गया। ये एंगल क्या हो गया आपका, थीटा। आपने डेफिनेशन किसके लिए बनाई, नॉर्मल कंपोनेंट्स के लिए। तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में है। आप देखिए दोनों। तो यहाँ पर जो थीटा है वो इक्वल्स टू कितना है, 0। तो यहाँ पर आपको एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रिजोल्व करना होगा। तो इस डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट होगा वो होगा ए कोस थीटा। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल बी इक्वल्स टू phi is equal to E into A cos थीटा। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर भी यहाँ पर डायरेक्शन ली गई है तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जब आप दो वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट करते हो तो या तो वो स्केलर प्रोडक्ट होगी और या फिर वो वेक्टर प्रोडक्ट होगी। चूँकि आप यहाँ देख रहे हैं कोस का फैक्टर है और कोस का फैक्टर आपका डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो इसलिए हम कैसे नोट कर सकते हैं, ई डॉट वेक्टर। देखिए बहुत सारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो सभी डेफिनेशन आपको रिलेट कराने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ पर ये आ गया फाई। अब आप देखिए जरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक तरीके का क्या है, नंबर है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना। तो नंबर है, नंबर क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि फाई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक कैसी क्वांटिटी है, तो आपका आंसर होगा स्केलर क्वांटिटी। That is the electric flux is a scalar quantity because it's a number or it defined as the dot product of electric field intensity and area vector। क्लियर ना। आप देखिए डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। एक जनरल डेफिनेशन जो आपकी जो ऊपर बताई गई है आपको। अब डेफिनेशन यहाँ पर हमारा डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी देखिए अपनी डेफिनेशन बनेगी यहाँ पर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इसी फॉर्मूले पर काम करना है सभी जगह, थ्रू एनी प्लेन। देखिए प्लेन सरफेस के लिए बात कर रहा हूँ। अभी आपको पता चलेगा कि मैं प्लेन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि कर्ड सरफेस के लिए कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। प्लेन सरफेस इज डिफाइंड एज the dot product is defined as the dot, और ये आपको इजी भी लगेगी डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ओके। और ये सरफेस जो आपके किसमें रखी हुई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये आपको बताया गया है। यदि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पर कोई एरिया लूँ तो उससे कुछ नंबर ऑफ लाइंस
कुछ अलग होंगी, यहाँ से कुछ अलग होंगी उतनी एरिया से, यहाँ से कुछ अलग होगी, तो वो आपका डिफरेंट केस है। बट यहाँ पर आप कोई सा भी पार्ट ले लीजिए, सभी पार्ट से जो पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी सेम पार्ट से, वो आपकी क्या होगी, सेम होगा। तो ये जो डेफिनेशन आपको बताया गया है वो किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के और प्लेन सरफेस के लिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी प्लेन सरफेस प्लेस, यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लीजिए, प्लेन सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field is defined as the dot product of the intensity of electric field and area vector। तो ये आपका हो गया, that is phi E equals to E dot vector A। देखिए कुछ बुक्स में सरफेस एरिया को मैंने आपको पहले भी बताया है, S नोट या D नोट किया गया है, तो आपकी मर्जी है, आप S ले लीजिए या A ले लीजिए, वो आपकी चॉइस है। अब ये तो हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और प्लेन सरफेस के लिए। अब हम बात करेंगे या तो कर्व्ड सरफेस हो या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर आपका बोथ वो कंडीशन हो सकती है। इन जनरल क्या फॉर्मूला आपका होना चाहिए उसे देखते हैं। अब आप मुझे बताइए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म हो तो हर पॉइंट्स पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, तो आपको फिर उस कंडीशन में चूंकि एरिया की प्रोडक्ट करनी है और एरिया से, क्योंकि एरिया की प्रोडक्ट किस लिए कर रहे हैं, जरा देखिए आपको ये प्रोडक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। सपोज कर लीजिए कि इस लाइंस के यहाँ से 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पास हो रही है और 10 यहाँ से पास हो रही है, तो मुझे एक बात बताइए ओवरऑल फील्ड लाइंस कितनी पास होगी, इसे आपको 10 को 5 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बहुत तरीके से आपको बताया, आप रिलेट कर सकते हैं। तो हम वो एरिया यहाँ से चूज़ करेंगे जिसमें हम ये कंसिडर कर सकें कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो उस ओवरऑल एरिया से जो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो E इंटू दैट एरिया, ठीक है नहीं। तो वो स्मॉल से स्मॉल पार्ट आप क्या कंसीडर करोगे, वो आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से बताया गया है 11th क्लास में कि ऐसी कंडीशन में हम अपने उस एलिमेंट को बहुत स्मॉल कर देते हैं जिसे हम D से डिनोट करते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर फिर एक स्मॉल एरिया लेंगे, डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट DA, क्या लेंगे, DA, और ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर करनी होगी। फिर ओवरऑल सरफेस से जो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसके लिए हमें इस सरफेस के ओवर क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूँगा इजी करने के लिए क्वेश्चंस को, और कभी कभी वो जनरल कंडीशन अप्लाई की जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इतनी सारी डेफिनेशंस आपको बताई जाएगी कंसेप्चुअली, आपने पढ़ी भी नहीं होगी, आप लोग कहाँ से कराइए, ठीक है नहीं। तो देखते रहिए वीडियो और नोट्स जो मैं बनवा रहा हूँ लगातार प्रिपेयर कीजिए, और साथ में जो प्रॉब्लम्स आपकी बुक्स की है वो भी करते रहिए। जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगी गॉसिस थ्योरम में, उसके बाद तुरंत आपका सारी की सारी प्रॉब्लम से टू जेड आपको ऑन द बोर्ड कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखिए हमने कोई सरफेस ले ली यहाँ पर, ये कोई सरफेस है, और यहाँ से जो या ऐसे कर लीजिए कि आप प्लेन सरफेस ही यूज़ कर लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। तो ये आपकी कोई यहाँ पर प्लेन सरफेस है, और इस प्लेन सरफेस के साथ साथ आप एक काम कर लीजिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप ले रहे हैं वो आपकी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई। अब आप एक काम कर लीजिए कि ये जो प्लेन सरफेस है इधर से आप हटा दीजिए, क्योंकि आपको दिखाना हो स्पेस से आप इसे देख रहे हैं। तो ये हमने कुछ इस टाइप से किया। अब यहाँ पर एक आप स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, किसका, एरिया का। तो ये एरिया का एक स्मॉल एलिमेंट आपने कंसीडर किया, जहाँ पर आप सपोज कर लीजिए कि आपका एरिया वेक्टर ये हो गया DA। इसका जो एरिया है वो कितना है, मैग्नीट्यूड DA है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर DA है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसे, ये एंगल कितना है, थीटा। तो क्लियर है ना आपको। सपोज कर लीजिए कि इस पॉइंट पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वेक्टर E है, क्लियर है ना। तो इन केस ऑफ
in case of non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कर दीजिए, इफ एनी सरफेस is placed in a non-uniform electric field vector E, then क्या होगा जरा देखिए, then electric flux passing through a small and infinitesimal surface element, DA। एक वर्ड और भी है जो इसमें भी मिसिंग है, उस वर्ड को इस पूरे डिस्कशन के बाद में यूज करूंगा, आप चाहे तो फिर बाद में आप इसमें फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, चूंकि बहुत एरिया एलिमेंट बहुत स्मॉल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो पास होगा इससे वो बहुत क्या होगा, स्मॉल होगा, इसलिए वहाँ पर भी हम इसमें डिनोट करेंगे बाय डी बाई ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, ई है उस पॉइंट पर, और एरिया कितना हो गया आपका डी ए। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज। अब ओवरऑल सरफेस से जो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल सरफेस, और वो सरफेस क्या है, हमने नाम दिया एस का, ठीक है। तो ये कोई एस नेम की सरफेस है, इस सरफेस में पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वो आपका क्या होगा, फाई ई इक्वल्स टू विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर सरफेस एस ऑफ डी फाई ई। देखिए एस से डिनोट करेंगे कि ये सरफेस इंटीग्रल है, या क्योंकि इंटीग्रल भी आपके कई सारे होते हैं, लाइन इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल। आपको पता चल जाएगा कैसे सरफेस इंटीग्रल की तरह काम करेगा ये, जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको सरफेस लगाना है। या सरफेस नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको डबल इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा 2 बार ऐसे, ठीक है। चलिए, तो डबल वाले की तो यहाँ पर प्रॉब्लम ही नहीं है आपके सिलेबस में, तो इसलिए सिंगल से ही काम चल जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आप एस लगाइए, और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, एस। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए वेक्टर ई डॉट डी ए। देखिए ये हुआ आपका जनरल फॉर्मूला किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन बना सकते हो, इसकी थर्ड डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी मीजर से रिलेटेड थी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से, सेकंड ये थी, और थर्ड डेफिनेशन ये हो गई। कोई भी एक डेफिनेशन आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक, कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल। सॉरी मैं सर इरेज ही कर देता हूं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any surface placed in an electric field is defined as the
सरफेस इंटीग्रल of the integral of the dot product of the electric field and area। चाहे तो एरिया वेक्टर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल हमने कह दिया है ऑफ द इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। फिर भी आपको यदि कुछ करेक्शन करना हो तो कर सकते हैं डेफिनेशन, जो तो आपको समझाने को जैसा दिखाई दे रहा है ऐसे लिख दिया, बट थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप उसे यदि चेंज करना चाहते हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई चेंज रिक्वायरमेंट नहीं होता है, फिर इतना चल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको लगेगा मैंने इसकी थ्योरेटिकली अकॉर्डिंग बता दिया, बट जो एक्यूरेट वे है डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसमें कंसिडर हो जाए। चलिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो चार्ज सोर्स है वो आपकी रखी है यहाँ पर, और जो सरफेस है उसमें से चारों ओर से क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, तो सरफेस क्लोज भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो आपका इंटीग्रल होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो ये ऐसा हो गया। तो यहाँ पर आप इसे फॉर्मूला दे सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी। तो कुछ बुक्स में डी एस लिखा हुआ है, आप उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर बी एस है। तो फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड यदि क्लोज सरफेस है तो उस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपका जो होगा वो सरफेस एस हो गया, ई डॉट डी एस या डी ए कह सकते हैं। और क्लोज के लिए सिंबली आप शो कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे सर्किल करके, क्लियर है ना। तो आपको ऐसे क्लोज सर्किल यहाँ पर करना है, तो ये शो करेगा क्लोज्ड इंटीग्रल को। जब ये सर्किल होगा तो वो क्लोज इंटीग्रल को शो करेगा। यहाँ क्या एस, इसलिए हो गया क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्लियर है। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हुई। ये अभी आपका गॉसिस थ्योरम का एक पार्ट सॉल्व हुआ। अब दूसरे पार्ट की हम बात करेंगे गॉसिस थ्योरम की। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो गॉसिस थ्योरम का होगा। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसे हमने फाइंड किया, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो ध्यान से देखिए क्या इसकी यूनिट है, क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए, तो यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है और एक नंबर को शो करती है। एंड इट्स यूनिट इज, यूनिट बताइए, E into A। The unit of electric field is Newton per coulomb and into meter square, Newton meter square per coulomb। ओके, तो अब डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ऑफ 5 इक्वल्स टू, देखिए न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद कराया गया है, ml टी की पावर माइनस टू, याद कर लीजिए। और जो आपका मीटर है वो आपका क्या हो जाएगा, l टू दी पावर 2, और ये कुलाम का आपको बताया गया AT। तो AT की पावर 2 आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताया था वो होता है F/Q, इसलिए न्यूटन पर कुलाम। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, m l टू दी पावर 3 and t to the power -2 and -2 t to the power -4 and a to the power -2। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। यदि आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी है जिन्हें हम कराएंगे बट गॉसिस थ्योरम के बाद, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करिए डेली, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको
वीडियो में के साउंड में या वीडियो की क्वालिटी में कोई आपको आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं कोई, ठीक है ना, तो मैं उसमें चेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।